आखिर ये जादुई कॉफी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? मतलब आप देख ही सकते हो कि इस बंदे ने एक बार कॉफी खाली की तो कुछ ही सेकंड्स में कॉफी टकाटक फुल हो गई। एक बार और खाली की तो फिर से फुल हो गई। अबे वो क्या रहा है ये जादू? ये कहीं तू तो नहीं? भाई ऐसे काम मैं ना करता। मजाक से हटके, लेकिन इसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए मैं भी शॉक हो गया था, बस कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे जादू मेरा मतलब कोई जादू नहीं बल्कि इन गर्मा गर्म रेतों का कमाल है। दरअसल जब सिसवी नामक इस कप में कॉफी बनाने के लिए शुगर, कॉफी बीन्स और ठंडा पानी डालकर उसे गर्मा गर्म रेत पर ऐसे घुमाया जाता है तो अचानक से इतनी हीट मिलने की वजह से इस कप के अंदर एक फॉर्म सा क्रिएट हो जाता है, जिसे जितनी बार रेत पर रखकर ऐसे घुमाया जाता है वो उतनी बार बॉईल होकर ऊपर आ जाता है और तब तक आता रहता है जब तक पूरी कॉफी खत्म नहीं हो जाती। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दुनिया के 5 गजब के फैक्ट्स। नंबर 1, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही वो पहला देश है जहां प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की गई। नंबर 2, भारत में पहला आधार कार्ड एक मराठी महिला रंजना सोनवने का 2009 में बना था। नंबर 3, दोस्तों पेरिस ही वो एकमात्र जगह है जहां लोगों की जनसंख्या से ज्यादा कुत्तों की जनसंख्या है। नंबर 4, दोस्तों आज जितने भी लोग या फिर देश में प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है उस प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में ही हुआ था। नंबर 5, दोस्तों कोका कोला तो आप सब पीते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है क्यूबा और उत्तर कोरिया ही वो एक ऐसा देश है जहां कोका कोला नहीं बिकता है। नंबर 1, एलोवेरा में हीलिंग पावर होता है जो तुरंत घाव को भर देता है। नंबर 2, कुनुरू में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो इस बीमारी को रोकने में मदद करते हैं। नंबर 3, लौकी का सेवन एसिडिटी के समस्या में फायदेमंद होता है। नंबर 4, इंडे के बीजों में फैटी एसिडिटी और प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 5, कटहल का सेवन आपके स्किन और दिल पेट हड्डियों की सेहत मददगार हो सकता है। नंबर 6, चौराई का साग रोज खाने से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 7, बैगन के रस का इस्तेमाल दांत दर्द पेन रिवर की तरह का करता है। नंबर 8, ब्रोकली के सेवन से फैटी लिवर की समस्या में लाभ मिल सकता है। नंबर 9, आंखों की रोशनी कम है तो शकरकंद खाएं। नंबर 1, काले अंगूर खाने से याददाश्त बढ़ती है। नंबर 2, 100 ग्राम मूंग दाल खाने से 24 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। नंबर 3, नियमित तौर पर भुने हुए लहसुन का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। नंबर 4, आम गर्मियों में आनंदित करता है। नंबर 5, गर्मा गर्म कॉफी पीने के बजाय ठंडी कॉफी पीनी चाहिए। नंबर 6, हरा प्याज खाने से इम्यूनिटी पावर्स बढ़ती है। नंबर 7, रोटी के बर्तन में अदरक के कुछ टुकड़े डालें, इससे रोटी नरम और ताजी बनी रहती है। नंबर 8, शहद और काली मिर्च दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं। नंबर 9, रोज किशमिश का सेवन करने पर पुरुषों का स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है। नंबर 10, पुदीना और तुलसी का काढ़ा बनाकर रोजाना पीने से आने वाला बुखार रुक जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ्लाइट की जो पूरे 35 साल बाद लैंड हुई। ये बात है सैंटियागो फ्लाइट 513 जो वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1956 को टेक ऑफ करती है, जिसे ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, मगर टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद हवा में कहीं गायब हो गई। उसे ढूंढने की सारी कोशिश की गई मगर उसका कुछ पता नहीं चला। इसी तरह दिन महीने में और महीने साल में बदल गए। उस फ्लाइट को गुम हुए 35 साल बीत चुके थे मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अचानक 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अनजान प्लेन लैंड हुआ मगर उसमें से कोई बाहर नहीं आया। जब उस प्लेन को चेक किया गया तो सब क्रू मेंबर चौंक गए। ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट 513। जी हाँ दोस्तों, ये वही फ्लाइट थी जो 35 साल पहले गायब हो गई थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी होने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला एक देश है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर डॉल्फिन पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंध है और भारत दुनिया में फिल्मों का उत्पादन करने में पहले नंबर पर है। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दोस्तों, इंडिया के रॉकेट को एक साइकिल पर और उसके सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर लाया गया था। और दोस्तों, कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर शाकाहारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताना ना भूलें और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे एक्टर्स जो गलती से अपनी आने वाली मूवीज को ही स्पॉइल कर दिए। नंबर 1, टॉम हॉलैंड को मार्वल का स्पॉइलर किंग कहा जाता है, लेकिन हद तो पार तब हो गई जब उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म रिलीज होने से पहले ही उस मूवी का टाइटल और डेट गलती से अपने इंस्टाग्राम लाइव पर ही दिखा दिए। इसके बाद उनका रिएक्शन देखो।
नंबर 2, मार्क रफेलो, जो कि हल्क का रोल प्ले करते हैं। उनसे एक इंटरव्यू में उनकी आने वाली एक नई फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन उन्होंने तो मूवी का मेन प्लॉट ही बता दिए। Wait till you see this next one. Everybody dies. Dude. Not everybody. No. Is that? नंबर 3, अब द लेट नाइट शो में डेविड लेटरमैन एन हैथवे की आने वाली एक नई फिल्म द डार्क नाइट राइजेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी डेविड गलती से इस मूवी का मेन क्लाइमेक्स ही बता देते हैं। And in the end, Batman is dead. टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया। नंबर 1, नोटों पर जो गांधी जी की तस्वीर है वह 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। नंबर 2, एप्पल कंपनी में ज्यादातर इंजीनियर भारतीय हैं। नंबर 3, भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। नंबर 4, भारत के मेघालय राज्य में आज भी ट्रेन नहीं चलती। नंबर 5, भारत का पहला 5 स्टार होटल ताज होटल है जो मुंबई में स्थित है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि 1858 में इलाहाबाद शहर भारत की एक दिन के लिए राजधानी बना था। नंबर 7, भारत का पहला सोलर एटीएम नेलोर में है। नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। और वहीं बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। नंबर 9, भारत का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर है। नंबर 10, भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला शहर उत्तर प्रदेश है जहाँ टोटल जिले 75 है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया भर में मौजूद कुछ कमाल के आविष्कार। नंबर 1, गियर बग। अगर आप एडवेंचर पर जा रहे हो तो ये गैजेट आपके काफी काम आ सकता है। ये एक छोटा सा मल्टी टूल गैजेट है जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि जरूरत पड़ने पर आपके काफी काम आ सकता है। नंबर 2, टेरेक्स 400। ये मशीन दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन में से एक है जो कि नॉर्मल जेसीबी के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस मशीन का ज्यादातर इस्तेमाल माइनिंग के लिए किया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ खुदाई कर सकता है। नंबर 3, कॉप्टर पैक। इस आविष्कार के चलते आने वाले समय में आप एक हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ सकते हैं। ये एक तरीके का फ्लाइंग सूट होता है जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के चलते एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना काफी आसान हो जाएगा। ये है दुनिया की सबसे सेटिस्फाइंग वीडियोस। यह मैकेनिकल आर्म्स आपस में मिलकर एक यूनिसन मोशन में काम करती हैं ताकि एक परफेक्ट कुकी कटर बनाया जा सके। अब आप ही बताओ कि भला इससे सुंदर और एक्यूरेट हैंडराइटिंग किसकी हो सकती है, और वो भी बिल्कुल प्रिंटिंग मशीन की तरह। यह लेजर बड़े ही सेटिस्फाइंग तरीके से किसी भी मेटल की चीज पर मनचाहा डिजाइन छाप सकती है। बर्फीले इलाकों में पेड़ों की पत्तियों पर भी बर्फ जम जाती है तो वह एकदम हूबहू पत्ती का शेप ले लेती है। वैसे अगर ये गजब टूल मेरे पास आ जाए तो मैं तो इससे अपने पूरे घर की दीवारें रंग दूं, जो कि कतई लाजवाब है ना। अगर आप नहीं जानते तो बता दे कि यहाँ एक अल्ट्रा ब्राइट हॉट लेजर के साथ कपड़ों को काटा जा रहा है। अब इस वर्कर की स्किल्स का अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हो जिसमें वह किसी भी टैबलेट या टूल का इस्तेमाल किए बिना अपने सटीक हाथों के साथ एक कूल डिजाइन बना देती है। अब आप ही बताओ कि भला इससे सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग वीडियो और क्या हो सकती है। लिटरली मुझे तो इसने सम्मोहित कर दिया। टॉप 10 साइकोलॉजी फैक्ट्स। नंबर 1, साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग शीशे के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। नंबर 2, 90% लोग मैसेज में ज्यादातर उन चीजों को लिखते हैं जिन्हें वह खुद कह नहीं सकते। नंबर 3, साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप बोलते कम है और सुनते ज्यादा है तो लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। नंबर 4, जब भी कोई व्यक्ति हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है तो हमें उस समय हाल ही में किए सारे बुरे काम याद आने लगते हैं। नंबर 5, अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाखून अधिक चबाता है तो इसका मतलब यह है कि वह परेशान है। नंबर 6, यदि आप किसी को अपना लक्ष्य बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 7, आप सोते वक्त सपने में खुद को कभी भी सोया हुआ नहीं देख सकते। नंबर 8, साइकोलॉजी के अनुसार 10 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे के सामने अच्छे से नहीं पहचान पाता। नंबर 9, साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा अधिक डांटता है तो वह अपने आप से नफरत करने लगते हैं। नंबर 10, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनमें हार्ट अटैक और आत्महत्या की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए करो ज्यादा सोचो कम। ऐसी चीजें जो एस्ट्रोनॉट्स देखने का दावा करते हैं। नंबर 1, 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली अंतरिक्ष में भेजे गए चाइना के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने बाहर से स्पेसशिप को खटखटाने की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई एक आयरन बकेट को हैमर से मार रहा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अंतरिक्ष में तो कोई हवा है ही नहीं, तो ये आवाज आखिर उन्हें कैसे सुनाई दे रही थी। नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि अपोलो 11 मिशन लाइव हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग सक्सेसफुली मून पर
लैंड किए थे। लेकिन इस मिशन के दौरान एक चीज लाइव नहीं दिखाई गई थी। जब स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करता है तो उस दौरान नासा 2 मिनट के लिए नील आर्मस्ट्रांग से कनेक्शन खो बैठती है। लेकिन नासा और कुछ रिसर्चर्स मिलकर कैसे भी करके वापस कनेक्शन ले आते हैं और इसके बाद इन 2 मिनट्स के अंदर जो नासा ने सुना वो आपके होश उड़ा देगा। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा दे आर ऑन द एज ऑफ द क्रेटर एंड दे आर वॉचिंग अस। लेकिन हु वाज दे? क्या नील आर्मस्ट्रांग ने सच में एलियंस को देखे थे? इसमें आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जिन्हें आप पहली बार देखोगे। नंबर 1, देखिए जब ग्राउंड की लाइनों पर मिट्टी जम जाती है तो उसे कुछ इस तरीके की मशीन से निकाला जाता है। नंबर 2, देखिए सड़कों पर कई लोग देसी शहद बेचते हैं जो कि अपनी सेहत को शुद्ध बताने के लिए कुछ इस तरीके का टेस्ट देते हैं जिसमें अगर पानी शहद के साथ नहीं घुलता तो मान लीजिए प्योर शहद है। नंबर 3, ये एक हेयर रिमूवर फेस मास्क है जो कि इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि इसे देखिए कितनी ताकत लगाने के बाद निकाला जाता है। नंबर 4, ये एक फायर सेट कटिंग है जिसमें हमारे बालों को कुछ इस तरीके से आग जलाकर सेट किया जाता है। नंबर 5, ये एक ऐसी पुट्टी मशीन है जिससे आप किसी भी कोने में आराम से पुट्टी कर सकते हो। नंबर 6, ये वीडियो आपको बहुत ही डरावनी लग रही होगी क्योंकि कार पर एक भूतनी बैठी है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी ज्यादातर वीडियो पूरी तरीके से फेक होती हैं जो कि लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। नंबर 7, देखिए जब मजदूर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को प्लास्टर करते हैं तो कुछ इस तरीके का अपने लिए झूला बना लेते हैं जिससे वो आसानी से बिल्डिंग को प्लास्टर कर सके। नंबर 8, यहाँ देखिए ये आदमी कितनी मस्त तरीके से साइकिलों को पन्नी में पैक कर रहा है। नंबर 9, आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के बाद रामायण में जो सीता माता बनी थी उन्होंने दोबारा सीता माता बनकर वीडियो पोस्ट की है। नंबर 10, तूफान जरा सोच समझ कर आया कर। अमीर लोग तो तेरे आने से बिल्डिंग में छुप जाते हैं लेकिन तेरे आने से कई गरीबों का घर उजड़ जाता है। ऐसी कहानियां जो कौवे को सुनाओगे तो वो कोयल बन जाएगा। 1901 में एक शिल्ड्स नाम का कम दिमाग का बच्चा पैदा हुआ। उसके मम्मी पापा उसे एक कमरे में बंद करके रखते थे। फिर उन्होंने उसे एक सर्कस वाले को बेच दिया। यहाँ से उसकी जिंदगी बदल गई। सर्कस में उसके जैसे लोग थे, वो उससे बहुत प्यार करते थे और वो पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। और फिर सर्कस का मालिक मर गया और मालिक की बेटी ने शिल्ड्स को एक पागल खाने में डाल दिया। वहाँ वो डिप्रेशन में चला गया और डॉक्टर ने कहा कि वो 6 महीने में मर जाएगा। फिर एक सफाई वाले ने उसे देखा और वो उसे एक सर्कस वाले के पास ले गया जहाँ उसने बची हुई जिंदगी काम किया। लोग मानते हैं कि बंदर धीरे धीरे इंसानों में बदल गए। चार्ल्स डार्विन ने कभी नहीं कहा कि हम बंदरों से इंसान बने। उसने कहा था कि इंसान और बंदर का एक ही पूर्वज था। ठंडियों में सब अपने हीटर निकाल लेते हैं पर हम पंखे से कमरे को गर्म कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम मुझे पागल कहो, ये समझो कि पंखा गर्म हवा को ऊपर खींचकर ठंडी हवा को नीचे भेजता है। पर अगर पंखे को उल्टा चलाया जाए तो वो ठंडी हवा को खींचेगा और गर्म हवा को नीचे भेजेगा। लोग कहते हैं कि शेव करने से दाढ़ी 10 गुना ज्यादा घनी निकलती है। दरअसल बाल काटने से वो ऊपर की तरफ से चौड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से लगता है वो ज्यादा घने उग रहे हैं। और जो लोग रोज नहाते हैं उनके लिए बुरी खबर है। रोज नहाने से शरीर के जरूरी बैक्टीरिया और नेचुरल ऑयल हट जाते हैं, तो हमें 2 दिन में एक बार नहाना चाहिए। आपके दिल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप ही नहीं जानते। सबसे पहले, अगर आपका दिल बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए फिर भी वो धड़कता ही रहेगा। सेटिंग के लिए नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिल के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, तो जब तक उसे ऑक्सीजन मिलता रहेगा वो धड़कता रहेगा। नेक्स्ट, हमारा दिल जब ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है तो वो इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है कि आपके ब्लड की पिचकारी स्ट्रेट 30 फीट दूर तक फेंक सकता है। नेक्स्ट, हमारा दिल 24 घंटे धड़कता है लेकिन कभी थकता नहीं, क्योंकि अगर हमारा दिल ही थक जाएगा तो हम तो जिंदगी की रेस हार जाएंगे ना। दरअसल हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है जिसमें स्पेशल सेल्स होते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, जो कि अदर मसल सेल्स की तरह नहीं होते क्योंकि ये बिल्कुल थकान प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट, आपके दिल का कलर रेड नहीं होता। 5 ऐसे फैक्ट्स जो आपको 5 सेकंड पहले नहीं पता थे। सबसे पहले, आइंस्टाइन के बारे में तो हम सबने पढ़ा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन मिस्टर बीन का कैरेक्टर प्ले करने वाले रोवन एटकिंसन का IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट, अगर आपका ऐसा आलीशान सा कंबाइंड वॉशरूम है तो क्या आपको पता है कि वो फुल्ली पूप के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से भरा रहता है? जी हाँ, और अगर आप अपने वॉशरूम में टूथब्रश रखते हो तो फिर मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट, अक्सर मूवीज में हम एक्टर्स को ऐसे ग्रेनेड की पिन निकालते हुए देखते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में किसी ने ऐसे निकाली तो पिन तो नहीं निकलेगी लेकिन दांत जरूर निकल जाएगा, बिकॉज इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। शायद ही आपने नोटिस किया हो कि पानी की बोतल के ऊपर भी एक्सपायरी डेट आती है, लेकिन वो पानी की नहीं प्लास्टिक बोतल की एक्सपायरी डेट होती है और एक्सपायर होने पर पानी भी अनसेफ हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप अपनी मौत के 1 मिनट और करीब आ चुके हो। ये है एंटार्क्टिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, एंटार्क्टिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका।
अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें ये कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स जरूर नजर आए, और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी, रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, और इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने वीडियोस को वॉन बेलिंगहाउसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। गो के उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत से एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स
एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स जरूर नजर आए और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने वीडियोस को वॉन बेलिंगहाउसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। गो कि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत से एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स
मिसाइल्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे ये है अंटार्कटिका जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स जरूर नजर आए और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं?
क्या आप अपने वीडियोस को वॉन बेलिंग्सहाउसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रिडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर एंटार्क्टिका को बहुत करीब से देखा। गो के उसने एंटार्क्टिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने एंटार्क्टिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत से एक्सप्लोरर्स ने एंटार्क्टिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर एंटार्क्टिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। एंटार्क्टिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह एंटार्क्टिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। एंटार्क्टिका के बारे में तीसरी सबसे ये है एंटार्क्टिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, एंटार्क्टिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। एंटार्क्टिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंटार्क्टिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि एंटार्क्टिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। एंटार्क्टिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन एंटार्क्टिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद
पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में एंटार्क्टिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो एंटार्क्टिक सर्कल क्रॉस करके इधर एंटार्क्टिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे एंटार्क्टिका तो नजर नहीं आया मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स जरूर नजर आए और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने एंटार्क्टिका डिस्कवर करने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी, रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने वीडियोस को वॉन बेलिंगहाउसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर एंटार्क्टिका को बहुत करीब से देखा। गो कि उसने एंटार्क्टिका पर कदम नहीं रखा था मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने एंटार्क्टिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत से एक्सप्लोरर्स ने एंटार्क्टिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर एंटार्क्टिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। एंटार्क्टिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह एंटार्क्टिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। एंटार्क्टिका के बारे में तीसरी सबसे